आपको लास्ट क्लास में समझाई थी ड्यू टर्म्स की। अब इसमें हम लोग ड्यू टर्म्स का और कुछ मतलब देखते हैं। देखो, एक होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब मैंने हिंदी में क्या लिखा है, पैसे देने हैं अभी दिए नहीं। ठीक है, पैसे अभी देने हैं अभी दिए नहीं, हम बाद में पे करेंगे, सो इट बिकम आवर लायबिलिटी। तो ये फिलहाल के लिए हमारी क्या बन गई, लायबिलिटी। तो इसकी एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। जैसे मान के चल लो आपको एक्सपेंस देना है, जैसे मान लो आप मेरी सैलरी, आप मेरी ट्यूशन फीस नॉर्मली 1 अगस्त तक दे देते हो। ठीक है, 1st ऑफ मंथ को दे देते हो। अब 1st ऑफ मंथ आ चुका है लेकिन आप पे करने के लायक नहीं हो, अभी आपकी एबिलिटी नहीं है, तो आप अपनी बुक्स में एंट्री कर दोगे। ठीक है, आप अपनी बुक में एंट्री क्या कर दोगे, ट्यूशन फी डेबिट, जो आपके लिए एक्सपेंस है। ठीक है, और टू लायबिलिटी क्रिएट करोगे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी, ताकि आपकी बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी दिखाई दे कि आपको कुछ चीज पे करना है। समझ गए? तो एंट्री क्या हो गई, ट्यूशन फी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी। और जब आप मुझे पे कर दोगे, जब मुझे आप क्या कर दोगे, पे कर दोगे, तो एंट्री क्या करोगे, आप रिवर्स करोगे, लायबिलिटी को खत्म कर दोगे। तो लायबिलिटी क्या कर दोगे, डेबिट जो आपने क्रेडिट कर रखी है, आप एंट्री कर दोगे ट्यूशन फी, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो अल्टीमेटली अगर दोनों एंट्री को हम काटें तो एंट्री क्या हो गई, देखो लायबिलिटी से लायबिलिटी कट गई और एंट्री क्या बन गई, ट्यूशन फी डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो ये होता है आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट। क्या कह रहे हो, ट्यूशन फी पहली एंट्री जब आप करोगे तो ट्यूशन फी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग दिखाओगे, क्योंकि अभी पे नहीं किया ना आपने ड्यू डेट पे। जब आप पे करोगे ड्यू डेट के बाद तो फिर लायबिलिटी कैंसिल और टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर आप टाइमली पे करोगे तो फिर आउटस्टैंडिंग कहाँ है, फिर तो आप लिखोगे ट्यूशन फी डेबिट टू कैश और बैंक। मैं तो सिखा रहा हूँ आउटस्टैंडिंग की एंट्री कैसे करते हैं, समझ गए? अभी हम एंट्री करेंगे, उसमें लिखा होगा सैलरी ड्यू, रेंट ड्यू। ठीक है, याद करो वो अकाउंटिंग इक्वेशन में जो ऐसी एंट्रियां आती थी, समझ गए? जहां पे तुम आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्रिएट करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट देखते हैं प्रीपेड का। प्रीपेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, या इसे हम बोलते हैं एक्सपेंस। कोई आपने अगर एडवांस पे कर दिया तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। देखो, अब प्रीपेड का भी सेम तरीका है। अब इसमें क्या है, कोई चीज आपने टाइम से ज्यादा के लिए पे कर दी। जैसे मान लो आपको मुझे फीस पे करनी थी 1 मंथ की, आपने मुझे पे कर दी 3 मंथ की, तो आपके लिए 2 मंथ क्या है बताओ, आपके लिए अपनी बुक में 2 मंथ की फीस है प्रीपेड। समझ गए? जैसे प्रीपेड पोस्टपेड आता है ना, प्रीपेड पोस्टपेड, जैसे आप पहले रिचार्ज करा लेते हो फिर बात करते हो, तो ये प्रीपेड है। पोस्टपेड क्या है, पहले आप बात कर लो फिर आप पे करो, तो पोस्टपेड है। तो प्रीपेड हमारे लिए क्या है, एसेट। तो कोई एक्सपेंस अगर आप टाइम से पहले के लिए पे कर दोगे तो आप उसको एसेट क्रिएट करोगे। क्या क्रिएट करोगे, एसेट। तो एंट्री क्या होगी, प्रीपेड जो भी एक्सपेंस है, सपोज करो प्रीपेड ट्यूशन फी पे कर रहे हो तो प्रीपेड ट्यूशन फी डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। और जब उसका टाइम खत्म हो जाएगा, जैसे 2 महीने आपके खत्म हो जाएंगे, तो फिर आप रिवर्स कर देना। तो रिवर्स करने में क्या कर दोगे आप, जो भी प्रीपेड को कैंसिल कर देना और जो भी आपकी वो रिवर्स एंट्री बनती है, समझ के, जो भी आपकी ट्यूशन फी आपके लिए खर्चा है तो खर्चा, नहीं तो इनकम है तो इनकम। ठीक, प्रीपेड को आप क्या क्रिएट करोगे, एसेट्स। ये ध्यान देना है, करंट एसेट्स प्रीपेड एसेट्स है और आउटस्टैंडिंग है प्रीपेड लायबिलिटी करंट लायबिलिटी है। ठीक है, देखिए अगला कॉन्सेप्ट। अब अगला कॉन्सेप्ट देखो, अक्रूड इनकम या इनकम अर्न्ड बट नॉट ड्यू। देखो ये क्या है, इनकम अक्रू बट अभी आपको अर्न नहीं हुई। जैसे मान के चल लो, क्या बैंक में आपने एफडी कराई हुई है। ठीक है, बैंक में आपने एफडी कराई है और आपको पता है बैंक वाले हर 31 तारीख को, हर 31st ऑफ मंथ को आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर है? लेकिन आपको क्या हो रहा है, 31 तारीख आ चुकी है लेकिन आपके बैंक स्टेटमेंट में ना इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं दिख रहा। तो आप बताओ क्या करोगे, उसे दिखाओगे आप अक्रूड इनकम। तो वो ऐसी इनकम है जो आपको अराइज तो हो गई लेकिन अभी आपको मिली नहीं है, अभी आपको मिली नहीं है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अक्रूड इनकम डेबिट
अक्रूड इनकम डेबिट, ये भी आपका क्या बन गया, एसेट्स, टू जो भी इनकम आपकी होने वाली है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, उसे आपने क्या कर दिया, क्रेडिट। और जब आपको मिलेगी तो आप एंट्री क्या कर दोगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इनकम। यानी जो अक्रूड है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है, ये आगे चल के कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन ड्यू डेट पे हम इसको क्रिएट करते हैं ताकि हमारी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन चेक हो। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और इसे बोलते हैं अर्न्ड इनकम। ये क्या होता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब यहाँ रिवर्स हो गया। अब मेरे एंगल से सोचो, आप मेरे एंगल से सोचो, जो फीस मुझे मिल रही थी 1 मंथ की, मुझे मिल गई 3 मंथ की, तो मेरे लिए 2 मंथ की फीस क्या है बताओ, अर्न्ड इनकम, इट बिकम माय लायबिलिटी। 2 महीने के लिए आपने लायबिलिटी क्रिएट कर दी मेरी, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इनकम तो हो ही गई, पैसे तो आ ही गए, कैश अकाउंट डेबिट, बट इसको मैं इनकम ना दिखा के लायबिलिटी दिखाऊंगा, और उस लायबिलिटी का नाम होगा एडवांस इनकम। अब ये एडवांस इनकम मेरी करंट लायबिलिटी बन जाएगी, और ये बुक्स में दिखाएगा कि अभी मुझे इसको आने वाले टाइम में इसकी रिकवरी करवानी है, मतलब मुझे किसी ने पे कर दिया, मुझे काम करना है। क्लियर? अब आ गया कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बुक का छोड़ दो, बुक में कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, जैसे मैंने समझाया वैसे समझो। आपने मुझे फीस पे कर दी 3 महीने की, जिसमें से 2 महीने की क्या है, अर्न्ड इनकम। तो 2 महीने की इनकम मैं कैश अकाउंट डेबिट तो दिखा दूंगा, बट उसे मैं इनकम ना लिख के लिखूंगा एडवांस इनकम, ताकि शो हो अभी काम नहीं हुआ है। और 1 मंथ की फीस तो मैं दिखा दूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन इनकम, उसे इनकम दिखाऊंगा। समझ गए? अब हम शुरू करते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इसको मैं एक वीडियो मेरी यूट्यूब पे ऑलरेडी है, उसको भी अभी क्लास के जस्ट बाद देख लेना, मैं लिंक दूंगा, शायद कल दिया भी था, मुझे याद नहीं, ठीक है। तो उसको मैं शेयर कर दूंगा, वो भी देख लेना, ठीक है। मैं कैपिटल रेवेन्यू समझाता हूँ। करें स्टार्ट? देखो, कोई भी एक्सपेंस आप करते हो, कोई भी एक्सपेंस आप करते हो, तो उसकी 2 कैटेगरी है, ध्यान से समझो। ये आपका बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आपको बीकॉम, एमकॉम, सीए सब में हेल्प करेगा, और ये ऑफिस में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में एंट्रीज करते हैं तो सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स यही कॉन्सेप्ट होता है कि इसको एक्सपेंस दिखाना है या एसेट दिखाना है। सपोज करो मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौन सा एक्सपेंस मेरे लिए शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा, कौन सा लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। तो इसमें अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, तो मैंने सिंपल समझाया। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, लेफ्ट हैंड साइड में देखो मैंने क्या लिखा है, नॉर्मल अगर एक्सपेंडिचर है, रिकरिंग है मतलब बार बार होता है, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है, यानी बिजनेस उसके साथ साथ चल रहा है, समझ रहे हो, तो वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और नीचे देखो उसी को ही, शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिल रहा है और स्मॉल अमाउंट है, स्मॉल पीरियड के लिए खर्च किया है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, रेवेन्यू है। राइट हैंड साइड देखो, अगर हैवी एक्सपेंडिचर है, नॉन रिकरिंग है मतलब बार बार नहीं होता, और नॉन ऑर्डिनरी है मतलब बार बार बिजनेस का पार्ट नहीं है, बिजनेस के अपार्ट है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए है और हैवी अमाउंट इन्वॉल्व हुआ है। अब आप देखो, आपने खर्चा कर दिया 10,000 रुपीज, और 10,000 का आप ले आए हो पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। अब पर्सनल कंप्यूटर आपने ऑफिस में रख दिया, किसी ने पूछा भैया क्यों खरीदा है, इससे मैं ऑफिस की बिलिंग करूंगा। फिर आपने पूछा है इसको बेचोगे तो नहीं, आपने बोला नहीं नहीं ये तो ऑफिस यूज के लिए। किसी ने पूछा इसको अब खराब तो नहीं होगा जल्दी, नहीं, उसे आपने कहा नहीं नहीं एनुअल मेंटेनेंस लगेगी बस। तो ये 10,000 रुपए आपके लिए खर्चा नहीं है, आपके लिए क्या है बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आपका कहाँ दिखेगा, पीएनएल अकाउंट में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, ये आपका नजर आएगा एसेट साइड। क्लियर हुआ? लेकिन वहीं जब आप किसी मेड की सैलरी पे करते हो, अपने एम्प्लॉय की सैलरी पे करते हो, अपने ऑफिस का रेंट पे करते हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हो, अब आप खुद सोचो, ये सब एक्सपेंडिचर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। बिजनेस होगा तो एक काम होंगे ही होंगे, इसको अवॉइड नहीं कर सकते, और ये रिकरिंग है, बार बार होते रहेंगे, समझ रहे हो। और ये लॉन्ग टर्म नहीं होते, मंथली होते हैं।
समझ गए? तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एंट्री क्या होगी ये देख लो, एक्सपेंस की एंट्री रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसकी एंट्री क्या होगी देख लो। एक्सपेंस जो भी है उसका नाम लिख दो, फॉर एग्जांपल सैलरी पे करी है तो उसका सैलरी टू कैश और बैंक। अगर एसेट लिया है तो एक्सपेंस नहीं लिखते, एसेट्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जैसे कंप्यूटर परचेज किया है तो एंट्री हो जाएगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। बोलो क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके लिए एसेट है, वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा, वो जिंदगी भर आपकी बैलेंस शीट में रहेगा जब तक जीरो ना हो जाए। लेकिन जो एक्सपेंडिचर होते हैं रेवेन्यू नेचर के, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाके उस साल राइट ऑफ हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। समझ गए? अब सैलरी 4 साल बाद थोड़ा पता चलेगी कितनी दी थी आपने अपने एम्प्लॉय को, खत्म, उस साल का एक्सपेंस था वो खत्म। लेकिन कंप्यूटर 5 साल पहले, नहीं वो बाई चांस रूल सेम है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। रूल हाँ तुम सही कह रहे हो, रियल का रूल डेबिट और एक्सपेंस का रूल डेबिट, बट कंसेप्ट तो अलग अलग है ना। एंट्री तो गलत हो जाएगी ना, उनका लेजर जब आगे सीखे तो वो तो गलत हो जाएगा ना, समझो। अगर जर्नल गलत हो गई तो उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब हो जाएगी। जर्नल खराब, लेजर खराब, ट्रायल बैलेंस खराब, बैलेंस शीट खराब, आपके शेयर होल्डर को रिपोर्ट गलत दिखेगी। हम वहाँ इम्पैक्ट देख रहे हैं। जब सीए ऑफिस में आता है तो बैलेंस शीट थोड़ा चेक करता है, जर्नल चेक कर लेता है, जर्नल से पता चलेगा गलती कहाँ कहाँ गई है। दिस इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ एरर, यही गलतियां होती हैं। और अब तो ऑफिस में सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर सिर्फ एंट्री कहते हैं, एंट्री कर दो, बाकी वो खुद ही ट्रांसफर कर लेते हैं सॉफ्टवेयर। टैली वगैरह तुमने सुने होंगे, ठीक है। चलो अब देखो मैंने और क्या लिखा है कैपिटल के बारे में। एनी अमाउंट इनकर्ड एट द टाइम ऑफ एसेट परचेज और एसेट एक्विजिशन इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ एसेट। अभी हम एंट्री करने वाले हैं। जैसे मान के चलो एसी, बेस्ट एग्जांपल है एसी। आप एयर कंडीशनर ऑफिस में लाते हो, सपोज आप 20,000 का एयर कंडीशनर लाए तो 20,000 तो आपका एसेट है ही, प्लस जब आप इसको लाते हो तो जो फ्रेट लगा, फ्रेट मतलब इसको लाने में जो आपको फ्रेट पे करना पड़ा, वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, उसी में ऐड हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। आप जब इंस्टॉल कराते हो, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पे करते हो, तो वो भी उसी की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि व्हेन एनी एसेट इज एक्वायर्ड and any expenditure incurred on its acquisition and installation, the value should be added in the cost of the asset. This is the concept of capitalization of the expenditure. This is not the revenue expenditure. हमें इसको वैल्यू में ऐड कर देना है, समझ गए। लेकिन जब ये एसी आपके ऑफिस का पार्ट हो जाएगा और हर महीने कुछ खर्चा करवाएगा, हर महीने कभी कीबोर्ड ले रहे हो, मदरबोर्ड ले रहे हो, कभी एएमसी वाले को बुला रहे हो, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात समझ में आई? हाँ, अब इसमें और समझते हैं। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या, आपके ऑफिस की बिल्डिंग है, आपकी ओन्ड है वो। अब बिल्डिंग जब आपने कभी खरीदी होगी तो दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट मस्ट बी शोन इन योर बैलेंस शीट, राइट। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी बैलेंस शीट में होगी। अब इसमें 2 टाइप के खर्चे हो सकते हैं। बिल्डिंग की मरम्मत कर रहे हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर रहे हो। रिपेयर की मेंटेनेंस ऐसी है, एनुअल मेंटेनेंस, हर साल खर्चा होता है, तो भैया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। लेकिन बिल्डिंग में आपने क्या किया, एक फ्लोर बनवा लिया, फर्श बनवा लिया, अब फर्श हर साल थोड़ा ना बनाओगे, समझ रहे हो, तो वो क्या बन जाएगा बताओ, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम ये भी देखते हैं कि कोई भी एक्सपेंडिचर रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी कितनी है। बिल्डिंग पे खर्चा हो रहा है, एनुअल मेंटेनेंस है, कैपेसिटी बिल्डअप नहीं हुई, लेकिन बिल्डिंग में फर्श बना लिया, फ्लोर बना लिया, कैपेसिटी बढ़ चुकी है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? बोलो। देखो हम लोग जो कॉन्सेप्ट करेंगे आज,